सी प्रार्थना आपसे करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना। वो प्रार्थना ये है कि मैं आपसे डॉक्यूमेंट शेयर कर लूँगा विभिन्न तरीके के, और वो डॉक्यूमेंट आप पढ़ लें, और यदि हम जहाँ जा रहे हैं, जिस काम को संपन्न करने जा रहे हैं, उसको बड़े शिद्दत पूरे डेडिकेशन से जैसे आप कर रहे हैं, उसी डेडिकेशन से या उससे ज़्यादा डेडिकेशन से हम उसे करते रहें। और जब वो काम खत्म हो जाए तो जो लोग भी वहाँ एकत्रित हों, उनसे अच्छे भारत का संकल्प दिलाने की हम यदि प्रार्थना कर सकते हों और उसका वीडियो बना सकते हों, तो अच्छे लोगों को जोड़ने का एक ये अद्भुत तरीका है। और कहीं ना कहीं जो स्वामी विवेकानंद की बात आपने कही थी, आपने ईर्षा वाली बात कही थी, मैं स्वामी विवेकानंद के ही दूसरे तथ्य की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि भारत को समृद्ध और विश्वगुरु बनाना है तो हमें अपनी बिखरी हुई इच्छा शक्ति को एकीकृत करना होगा, संग्रहित करना होगा। तो इस मॉडल के तहत बिना अपने कार्यकलाप में कोई चेंज किए, बिना सोच और चिंतन में कोई चेंज किए, केवल संकल्प भाव से जुड़कर हम अपनी बिखरी हुई इच्छा शक्ति को एक कर पाएंगे। तो इस बारे में मैं आपसे दो प्रार्थनाएं करना चाहता हूं, और उसको सुनने के बाद यदि आप तैयार होंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पहली प्रार्थना ये है कि दिन में आप चाहे एंटरप्रेन्योर से बात कर रहे हों, चाहे ग्रामीणों से बात कर रहे हो, चाहे उनको सपोर्ट कर रहे हों, उस काम की पूर्ण होने के बाद, मतलब उस पर्टिकुलर दिन जो जिस कार्य से आप निकले हैं उसकी पूर्णता होने के बाद, क्या हम उस वीडियो को जिसमें हमने अच्छे भारत को की क्या कंटूर्स हैं उनको समझाया है, उसका यदि हम वीडियो साथ में बैठकर इसलिए देखें जिससे सामने वाले को वो बात समझने का मौका मिले, और फिर उससे सिर्फ इतना ही पूछना है कि भैया ऐसा भारत चाहिए क्या? आपको ना अपना सोच बदलना है, ना क्रियाकलाप बदलना है, ना और कोई काम करना है, बस एक संकल्प लेना है। और वो संकल्प मैंने ड्राफ्ट कर लिया है, उसकी बुकलेट मेरे ख्याल से आज शायद आज या कल तक बन जाएगी, तो वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। तो उस बुकलेट में दी गई संकल्प को हमको कहना है और उसका वीडियो बनाकर भेजना है। वो वीडियो हम क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, तो उससे फ़ायदा ये निकलेगा कि लोग एक दूसरे को देख पाएंगे कि भाई इतने लोग जुड़ रहे हैं, तो एक दूसरे को जुड़ते देखते हुए भी लोग बाग जुड़ेंगे। इसमें हम सामने वाले में कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। यदि वो किसी का अंधभक्त है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, सामाजिक हो संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, व्यावसायिक संगठन हो, वो जो कर रहा है वही करता रहे, केवल संकल्प ले ले। ऐसे ही हमें उसके सज्जन दुर्जन इसमें भेद में भी नहीं पड़ना है, क्योंकि हम एक ऐसे एरा से आए हैं जहाँ पर कोई भी परमानेंट दुष्ट नहीं होता है, दुर्जन नहीं होता है। देखिए, हमारे महर्षि वाल्मीकि जी डकैत थे, और जब उनका संवाद हुआ साधुओं से, और साधु ने कहा भाई ये पाप क्यों कर रहे हो, और उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या आपकी पत्नी भार्या, क्या वो आपके पाप की भागीदार है? क्या आपका बच्चा आपके पाप का भागीदार है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आप पूछ आइए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं पूछने जाऊं और आप भाग जाएं। तो उन्होंने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आप अपने संतोष के लिए हमको बांध के जाइए और पूछ के आइए। तो जब डकैत बलिया या आज के महर्षि वाल्मीकि अपनी भार्या के पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है, क्या जो हम पाप आपके लिए कर रहे हैं उसकी आप भागीदार हैं? तो उसने कहा कि नहीं पतिदेव महोदय, अपनी भार्या का पालन करना आपका दायित्व है, कर्तव्य है, तो आप अपने कर्तव्य का ही निर्वहन कर रहे हैं, मैं आपके पाप के बिल्कुल भागीदार नहीं हूँ। लगभग ऐसी ही बात उनके पुत्र ने भी कही। तो वाल्मीकि जी वापस पहुँचे, साधुओं के चरणों में लेट गए, बोले बहुत बड़ी गलती हुई। और इसके बाद जो महापरिवर्तन हुआ, वही डकैत वाल्मीकि जी
महर्षि वाल्मीकि के रूप में बने और उनमें इतनी शक्ति पैदा हो पाई कि भगवान राम के जन्म के पहले वो रामायण लिख सके। मतलब वो राम का जीवन कैसा होगा, राम कैसे जन्म लेंगे, राम के जीवन में क्या क्या होने वाला है, वो पहले से देख पाए। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है वो राम जन्म के पहले लिखी है। मतलब इस तरीके की महारत एक डकैत में पैदा हुई, एक शक्ति एक डकैत में पैदा हुई। तो मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति खराब नहीं है, सभी व्यक्ति जो में कुछ ना कुछ शक्ति है। तो हम इस भेद में ना पड़ें। लेट्स नॉट पुट एनी वैल्यू जजमेंट ऑन द अदर पर्सन। केवल उन्हें हमें ये कहना है भैया ये अच्छा भारत है, आपको चाहिए तो संकल्प ले लीजिए। संकल्प मात्र से और फिर एक ऐप के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं और ये ऐप अद्भुत है। ये 6 मेरिट लिस्ट भी बना रहा है। इस मेरिट लिस्ट से ये देश बदल पाएगा, मेरा केवल यही कहना है। और दूसरा है कि यदि आप जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, यदि आप प्रत्येक रविवार को उनको जो है आमंत्रित कर सकते हो और आमंत्रित करके यदि आप आमंत्रित करके उन्हें जो है एक जगह पर किसी कारण सहित बुला सकते हैं और वही वीडियो साथ में देखकर यदि हम अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं तो हमारी शक्ति जो है बिखरी हुई इच्छा शक्ति संग्रहित और संगठित हो पाएगी। हम इस देश को में हर चीज़ बदल पाएंगे। हम इस देश के प्रत्येक नागरिक को उसके पोटेंशियल का रोजगार दे पाएंगे। हम इस देश के नागरिक को ऐसी शिक्षा दे पाएंगे जो लॉर्ड मैकाले की ना होकर उसके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली होगी। हम जो है बड़ी आसानी से, बहुत ही आसानी से हम उसके पोटेंशियल और जहाँ अभी वो है इसका पाथवे बना पाएंगे। इसको छोटे छोटे माइलस्टोन में बांट पाएंगे और फिर संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी इनेबलिंग करते हुए संभवतः हम उन्हें उनके पोटेंशियल को रियलाइज करने में सपोर्ट कर पाएंगे। इस दोनों चीज़ों में भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा और किसी को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, क्योंकि हर किसी का पोटेंशियल अलग है, किसी की यात्रा अलग अलग है। लिहाजा हम उसको उस यात्रा करने में मदद कर सकेंगे। तो बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए हम हर व्यक्ति को रीअलाइन करके उसके पोटेंशियल को रियलाइज करने की यात्रा कर सकते हैं। और जब ऐसा होगा तो हम बड़ी आसानी से लोगों को बदल पाएंगे। तिवारी जी, क्या इस बात में आप हमारे साथ हैं? तिवारी जी की आवाज़ नहीं आ रही है, लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो इस बात को हम कंप्लीट करते हैं। इसमें जो दूसरा काम करना है वो अपने लोगों को किसी बहाने से एक जगह पर प्रति रविवार को आमंत्रित करना है। यदि ये रोटेशन के आधार पर किया जाए तो और भी अच्छा होगा। उससे सभी लोगों की बराबर बराबर सहभागिता हो पाएगी। और जैसे कि बहाना हो सकता है बच्चे का जन्मदिन का, खुद के जन्मदिन का, पत्नी के जन्मदिन का, शादी की सालगिरह का, हम तो कह रहे हैं शादी का समारोह का, कोई भागवत हो सकती है, कथा हो सकती है, सत्यनारायण कथा हो सकती है, या ऐसा ही कोई भी आयोजन जिससे कि हम सम्मान के साथ अपने से जुड़े लोगों को बुला सकें और उस काम को करने के साथ साथ अच्छा भारत क्या है उसको समझने के लिए एक वीडियो चलाकर
और उसके बाद ये चर्चा करके कि क्या ऐसा भारत चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाए तो ये देश बड़ी आसानी से बदल पाएंगे। हम भारत के हर नागरिक को भोजन का एक अद्भुत अधिकार दे पाएंगे। भारत के हर नागरिक को एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था दे पाएंगे जिसमें 144 करोड़ लोगों को एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा, जिसमें सभी पैथियां समर्पित होकर हर व्यक्ति को उपलब्ध होंगे। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि संभवतः भारत में लोग बीमार नहीं होंगे, और यदि बीमार होंगे तो बहुत जल्दी उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, क्योंकि सभी पैथियाँ इंटीग्रेटेड फॉर्म में उसकी सेवा में होंगी। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि केवल स्वास्थ्य वाला नहीं बल्कि समृद्धि और खुशहाली भी मौलिक अधिकार होगा। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि इसमें भारत सरकार के खजाने से एक भी पैसा नहीं लगेगा। उल्टा क्राइम फ्री भारत के जो 3 मॉडल बने हुए हैं, भारत सरकार को 20 गुना पैसा मिल जाएगा। इस प्रकार भारत में किसी भी नागरिक को ना तो टैक्स देना होगा, ना ही जो है, और जब अपन टैक्स की बात कर रहे हैं तो ना इनकम टैक्स होगा, ना कॉर्पोरेट टैक्स होगा, ना सेंट्रल जीएसटी होगी, ना स्टेट जीएसटी होगी। तो क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि ऐसे अद्भुत भारत के लिए जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, जिस प्रशासनिक व्यवस्था के कंडक्ट रूट बदल जाएंगे, जिसमें प्रत्येक काम के कंपोनेंट का आकलन करते हुए एक कंपोजिट परफॉर्मेंस इंडेक्स जनरेट की जाएगी, वही ACR होगी। इसी के आधार पर हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में लगे सभी लोगों को पदोन्नति से लेके पदस्थापना के लाभ मिलेंगे। तो आज का जो स्थानांतरण उद्योग है वो समाप्त हो जाएगा। जो बॉस आज लाट साहब बने हुए हैं वो कलीग बन जाएंगे। तो अपने अपने स्तर का निर्णय लेने में वो सहायक होंगे और सही निर्णय लेने के लिए वो बाध्य होंगे। अधिकांश काम लोगों के उनके घर पर होंगे, उन्हें किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाना होंगे। हमें एक ऐसी पुलिस व्यवस्था मिल सकेगी जैसे कि डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर है, हो सकता है वही जो है डेडिकेटेड क्राइम वॉलंटियर भी बन जाए। आप बटन दबाएंगे तो आपका डेडिकेटेड वॉलंटियर आपके घर पहुंच जाएगा और वह आपको आपकी FIR दर्ज करेगा। और चूंकि वो आपकी चोटों का, आपके चेहरे का, आपके हाव भाव का, आपकी साइकोलॉजिकल स्थिति का और घटनास्थल का भी चक्षुदर्शी गवाह है, तो FIR के साथ उसने क्या देखा उसकी भी गवाही वो दे पाएगा। 5 नेगेटिव पॉइंट जिससे आज हर व्यक्ति पीड़ित है, लोग उससे बाहर निकल पाएंगे। वो हैं झूठी रिपोर्ट करना, झूठी गवाही देना, पुलिस के द्वारा FIR की तायद करते हुए अपने मन से झूठे कथन लिख लेना, झूठी विवेचना करके निर्दोषों को फंसाना और दोषियों को निर्दोष साबित करना। ऐसी झूठी विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी और मोटी फीस लेकर झूठी गवाह करके, झूठी बहस करके, झूठी जरह करके दोषियों को लाभ पहुंचाने वाले और निर्दोषों को फंसाने वाले वकील, ये 5 कंडक्ट परजरी के जघन्य अपराध होंगे, जिन्हें हत्या से भी जघन्य बड़ा अपराध बना दिया जाएगा कानून में प्रावधान करते हुए। इसमें संपत्ति को जब्त करने से लेकर लाइसेंस और नौकरी के जाने के साथ साथ हर्जाना देने, और यदि उसमें आपराधिक संलिप्तता पाई जाती है तो जेल जाने की व्यवस्था होगी। 21 टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ऐसे साक्ष्यों का संकलन
हो सकेगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। अधिकतम 15 दिन में अकाट साक्ष्यों का संग्रहण करते हुए उसे हैश वैल्यू से लॉक करते हुए चालान पेश किया जा सकेगा। आज जनता परेशान है, वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, वकीलों और अन्य खर्चों में उसकी ज़मीनें बिक जा रही हैं और कदम कदम पर उसे अपमान को सहना पड़ रहा है। नई व्यवस्था में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम होगा जिसमें अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा और जज अन्याय नहीं कर पाएगा। इसके लिए भी 3 व्यवस्थाएं की गई हैं। कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरी व्यवस्था के तहत एक की जगह 2 अपील का प्रावधान होगा। एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट, दूसरी होगी अपील अगेंस्ट द जज। इस दूसरी अपील का प्रावधान बनाने के लिए ही कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को रिपील किया गया है। लिहाजा फरियादी उन साक्ष्यों को हाईलाइट करते हुए जिनसे ये सिद्ध होता है कि जजमेंट गलत है, वो अपील अगेंस्ट द जज कर पाएगा। हायर बेंच इसको सुनेगी और जिस जज ने जजमेंट दिया है उसे अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाता है तो उसे डी पैनल कर दिया जाएगा। यहाँ डी पैनल का तात्पर्य है कि वो जज नहीं रहेगा, उसे लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा। और यदि डिजिटल चित्रगुप्त ने आपराधिक संलिप्तता को खोज लिया तो ये जज महोदय जेल भी जाएंगे। लिहाजा किसी भी जज का अन्याय करने की हिम्मत नहीं होगी। लिहाजा अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय मिलेगा। जैविक संसार की व्यवस्था के तहत हार्मफुल केमिकल प्रतिबंधित हो जाएंगे। गाय के गोबर, माइक्रोब्स, केंचुए और अन्य चीज़ों का उपयोग करते हुए हम एक नया जैविक संसार स्थापित कर पाएंगे। हमारा पानी फिर से 9 फीट पर आ जाएगा, गायों की संख्या 10 गुना होगी और हमारा दूध का प्रोडक्शन आज की तुलना में जो 16 करोड़ लीटर है वह 160 करोड़ लीटर किया जाएगा। हमारा ध्यान गाय के दूध पर नहीं बल्कि गाय के गोबर, जिसमें कि लक्ष्मी विराजित है, उस पर रहेगा। लिहाजा हम अपनी मिट्टी को बहुत कम समय में फिर से उपजाऊ और सौंधा बना पाएंगे। आज हमारी मिट्टी केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के कारण निर्जीव हो गई है और फूड चेन विषाक्त हो गई है, जो हमें कैंसर कारक बना रही है। यह हमारा भोजन ही विषाक्त होकर कैंसर जनक हो गया है। लिहाजा इस बदली व्यवस्था में आपका फूड फिर से ठीक हो जाएगा, आपका जल एवं वायु फिर से ठीक हो जाएगी, मिट्टी फिर से सौंधी हो जाएगी और आप स्वस्थ और अच्छा जीवन, खुशीपूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और फिर स्पिरिचुअल डायमेंशन पर भी आपको सपोर्ट किया जाएगा। आप संभवतः मोक्ष प्राप्ति की तरफ भी कुछ प्रयास कर पाएंगे। ऐसा महापरिवर्तित भारत यदि सिर्फ संकल्प से प्राप्त हो रहा है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। और इस संकल्प शक्ति से सत्ता का ताज भी अब आज के दुष्ट राजनेताओं से हटकर
आपके सिर पर पहुंचेगा, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर गांव की मेरिट लिस्ट में, गांव की मेरिट लिस्ट यहाँ पर लोगों को जोड़ने की, अपने लोगों की जोड़ने की मेरिट लिस्ट है। जो व्यक्ति उसमें अपना स्थान बना पाएगा वो व्यक्ति गांव का सरपंच होगा। मोहल्ले में अपना स्थान बनाने वाला मोहल्ले का पार्षद होगा। शहर में अपना स्थान बनाने वाला मेयर होगा। जिले में अपना स्थान बनाने वाला जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। प्रांत में अपना स्थान बनाने वाला, पहला स्थान बनाने वाला मुख्यमंत्री, दूसरा और तीसरा स्थान बनाने वाला उप मुख्यमंत्री, 15 से 45 के बीच में स्थान बनाने वाला राज्य सरकार में मंत्री और 70 से 402 के बीच में अपना स्थान बनाने वाला विधायक होगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो नंबर 1 स्थान बनाएगा वो प्रधानमंत्री होगा। दूसरा और तीसरा स्थान बनाने वाला उप प्रधानमंत्री होगा। 82 में स्थान बनाने वाला केंद्रीय सरकार का मंत्री और 543 में स्थान बनाने वाला सांसद बनेगा। इस मॉडल में ये व्यवस्था की गई है कि ये सब लोग अपने पदों को की शपथ लेने के बाद भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। उसमें 5 तरीके की रिफाइनमेंट प्रक्रिया है जो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा।